Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Can someone please confirm on chat if you all can hear me? Alright, geez. Thank you, Asim, Zuhair, Ehsan, Hamid, Fazal, Rabika, Hurkhan for your kind confirmation. So, we have been doing work energy power, and I actually enjoyed the previous class where we tried to understand the very meaning of energy as the ability to do work. We derived an equation of kinetic energy as half mv square and an equation of potential energy as mgh. And then we did this MCQ, and then we gave some questions as homework, right? Did you attend the previous class? So in fact ये वाला भी हमने कर लिया था. ये वो क्वेश्चन था जो मैंने होमवर्क के तौर पे दिया था. ठीक है. अच्छा, दिस इज a tricky one, तो हम इसको सबसे एंड में देखेंगे. पहले थोड़े आसान वाले देख लेते हैं. ओके, तो एक सॉलिड यूनिफॉर्म ब्लॉक है जो कि 500 न्यूटन का है. विड्थ भी दी हुई है, हाइट भी दी हुई है. द ब्लॉक रेस्ट ऑन द एज ऑफ अ स्टेप of depth 0.8 meter as shown. The block is knocked over the edge of the step and rotates to 90 degrees before coming to rest with the 0.6 meter edge horizontal. तो भाई कुछ नहीं, इसको धक्का दे दिया, ड्राइंग से देख के ही समझ में आ रहा है. और बट गिरने के बाद ना ये टॉपल हो गया, जिसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, चेंज हो गई. अच्छा, पहले तो एक चीज हमें समझने की जरूरत है. वो ये समझने की जरूरत है कि अगर मैं एक टिश्यू पेपर के डब्बे से आपको समझाऊं, तो जरा अगर आप जो कि ओ और ए लेवल में एक डिफरेंस है, पहले जरा उस पर बात कर लेते हैं. कैमरा देखिए, अगर हम इस टिश्यू पेपर के डब्बे को देखें
जब ये बॉक्स इस तरह से प्लेस्ड, ठीक है, कैन यू ऑल सी दिस बॉक्स, ठीक है, ऐसे कर दो, ठीक है। अगर मैं इस बॉक्स को ऊपर लेके जाऊं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, नीचे लेकर आओ पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। ये बात वो लेवल पे ही पढ़ा था। अगर मैं इसको लेट से 1 मीटर ऊपर लेके जाता हूँ तो एमजीएच में हाइट वो यूज करता हूँ। अच्छा, अभी ये ग्राउंड पर है, लेट से ये सरफेस मेरे लिए जीरो सरफेस है, इस पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ठीक है। अगर मैं इसको यूं कर देता हूं, तो वैसे देखा जाए तो ये पहले भी ग्राउंड में था और ये अभी भी ग्राउंड में ही है ना भाई, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आ गया। अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है। समझ लो आप मेरी बात, क्यों कम हो गई है? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो गया। आप समझ रहे हो मेरी बात? यानी इस केस में आप वैसे अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करोगे तो पहले भी डिस्टेंस जीरो था, अभी भी जीरो है, तो कैसे निकालोगे? ए लेवल्स में, ओ लेवल्स में इस तरह के केसेस नहीं पूछते थे। ओ लेवल्स में ऑब्जेक्ट यूजुअली टॉपल नहीं करता था, यानी अपनी ओरिएंटेशन को चेंज नहीं करता था। बट इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन, तो ऐसे केस में जो सबसे बेस्ट तरीका है ना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने का, वो है सेंटर। देखो सेंटर कहां है, अभी जहां पे भी सेंटर है ना, ये सेंटर नीचे आ गया, तो कितना नीचे आ गया? लेट से पहले ये 3 सेंटीमीटर था, अब ये 2 सेंटीमीटर पर आ गया सेंटर ग्राउंड से। तो इसका मतलब जो आप चेंज इन हाइट यूज करोगे ना, वो 1 सेंटीमीटर यूज करोगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? कि भाई अभी फॉर एग्जांपल आपका सेंटर जो है ना वो ग्राउंड से 3 सेंटीमीटर ऊपर है, जब ये टॉपल हुआ आपका सेंटर लेट से ग्राउंड से 2 सेंटीमीटर ऊपर हो, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो पहले 3 सेंटीमीटर था, अब कितना हो गया? ग्राउंड से 2 सेंटीमीटर हो गया, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गई ना बाय 1 सेंटीमीटर। तो वो जो 1 सेंटीमीटर नीचे आई है ना, दैट इज द चेंज इन हाइट, जिसको मैं यूज करूंगा अपने फॉर्मूले एचजीएच में, ताकि मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकूं। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, ड्राइव के एक्सेस नहीं मिला अभी तक, तो तुम दिया होगा। हाँ, अभी क्लास के बाद लेके जाना। अभी जब अभी अगर मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इस ऑब्जेक्ट की, तो मुझे सिर्फ देखना है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां से कहां है। अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे था, विच इज, अगर फॉर एग्जांपल 0.6 की हाइट है ना, तो ये हो जाएगा 0.3, ओके, और 0.8 ऑलरेडी है, तो ग्राउंड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना 1.1 मीटर ऊपर था। ऐसा ही ना, 0.8 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा? 1.1। फिर आपने क्या किया? आपने इसको गिरा दिया। गिराने के बाद ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर ये पूरी हाइट 0.4 है तो ग्राउंड से कितना है? 0.2। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना यहां से यहां आ गई। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो जब आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे ना एमजीएच वाले फॉर्मूले से, तो mg वेट की जगह पूरा 500 लिख दोगे, और डेल्टा एच की वजह से यानी चेंज इन हाइट की जगह पे लिखोगे 1.1 माइनस 0.2, ताकि आपको ये डिस्टेंस मिल जाए। समझ लो, दिस इज योर डेल्टा एच, that would lead to an answer of 450 joules, so C is the correct answer। क्या यहां तक आप सारे मेरे साथ हैं? सेंटर में यूज करेगा और लंबी आंसर तो भैया है। वो एक्चुअली सेंटर सेंटर का डिफरेंस यूज करता है। देखो जो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल एमजीएच जो है ना, वो एक्चुअली फॉर्मूला है ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो वो पोटेंशियल एनर्जी का एब्सोल्यूट फॉर्मूला है नहीं, तो चेंज निकालने के लिए आप देखेंगे हर जगह इस्तेमाल हो रहा होगा। तो आप देखो बस सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना मूव किया। अच्छा, तो आई थिंक एसन ने बोला, दोबारा रिपीट करने के लिए किसने बोला? हाँ एसन, देखो
पहले आपका ऑब्जेक्ट जब ऊपर किसी टेबल पे पड़ा हुआ है, इस वक्त इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होगा। अगर ये हाइट 0.6 है तो ये हाइट 0.3 है। इफ दिस इज 0.3 एंड दिस इज 0.8, तो इनको ऐड कर दो, टोटल कितना हो गया? 1.1 हो गया। यानी जब आप टॉप पे थे उस वक्त आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1.1 मीटर्स था अबव द ग्राउंड। ऐसा ही है। ऐसा जल्दी बताओ, ये बात समझ आती है? जब आप नीचे आ गए तो आपका ये हाइट 0.4 है ना, यूनिफॉर्म शेप्ड है, तो 0.2 पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगी। 1.1 से ग्राउंड से 0.2 पर आएगा। ये बात समझ आती है? ऐसा नहीं। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में हाइट निकलेगी ना, वो ये वाली हाइट निकलेगी कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना डिस्टेंस नीचे या ऊपर आया। वो नीचे आया है बाय एन अमाउंट इक्वल टू 0.9, यानी 1.1 में से 0.2 माइनस कर दें आप। अगर आप इस लेंथ में से इस लेंथ को माइनस कर देंगे तो आपको हाइट मिल जाएगी ना। इसलिए लिखा 1.1 माइनस 0.2। बाकी mg तो वेट है, उसकी जगह 500 ऐसा एन। हाँ, नहीं आमतौर पर वो वाला मेथड हमारे नहीं, इरेगुलर शेप का निकालने का भी पूरा मेथड होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बट वो मैं रेगुलर शेप ही नहीं। जैसे मैं एक और एग्जांपल कराता हूँ। Can I please get acknowledgement from everyone so I can move on to the next question, please? Quick, are you all able to understand this? इस क्वेश्चन को देखें, बेहतर क्वेश्चन। भाई अभी आपके अभी आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में ना लिक्विड इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, बीच में एक वॉल्व है, सही है। दोनों कंटेनर एक्स और वाई आइडेंटिकल है, बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। जैसे आप ये वॉल्व खोलोगे ना, जैसे आप ये वॉल्व खोलोगे तो इस कंटेनर का जो आधा लिक्विड है ना, वो उठ के यहां आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? ऐसा ही है ना। तो जैसे आपने वॉल्व खोला, अभी आपके ये अगर आपका लिक्विड है ना, तो इसका जो सेंटर है वो किस हाइट पर है? अगर ये पूरी हाइट है h, तो ये कितना हो जाएगा? h/2। सारे मानते हो? क्या सब लोग ये बात मानते हैं कि इस लिक्विड का अभी जो सेंटर है वो एट अ डिस्टेंस h/2 है? जैसे आप ये वॉल्व खोलोगे ना, तो ये वाला रीजन हो जाएगा शॉर्ट, गायब, और इसका पूरा आधा पानी निकल के, जैसे ये नल खोलेगा ना, ये वाला वॉल्व खोलेगा, ये इधर आ जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब आपकी जो लिक्विड है ना वो यूं है, ठीक है भाई। क्या इस लिक्विड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। देखो, h/4 हो जाएगा। अब जो सेंटर है ना वो यहां पर है इसका। पहले ग्राउंड से आपका सेंटर h/2 था, अब कितना हो गया? h/4। आपसे यही पूछ रहे हैं ना वो, हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाले, कम हो गई है, नीचे आ गए ना। आसिम क्या चीज? हाउ? आसिम कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर माइक? h/4 कैसे हो गया भाई? मुझे एक बात बताओ ना। जब आपकी हाइट थी h, तो आपका सेंटर था h/2 पे।
अब आपकी लिक्विड की हाइट है ही h/2, तो सेंटर कहां पर होगा? उसके आधा, यानी h/4 पे। समझ रहे हो आसिफ? तो आपके लिक्विड की हाइट यानी उसका जो सेंटर था वो h/2 से कहा गया? h/4 पर आ गया। तो अगर आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो पहले पोटेंशियल एनर्जी थी mgh/2, फिर कितनी हो गई? mgh/4। डिफरेंस निकाल लो। तो 1/2 माइनस 1/4 जो होता है ना, 1/4 ही होता है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल लिक्विड आधा आधी हाइट पर आ गया। तो नहीं नहीं, सिर्फ तो मैं कह रहा हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से देखोगे वरना गड़बड़ हो जाएगी। कि ऑब्जेक्ट अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है ना, पहले ऑब्जेक्ट ऐसे था, अब ऑब्जेक्ट ऐसे हो चुका है। तो इसलिए टॉप टू टॉप नहीं देखो या बॉटम टू बॉटम नहीं देखो, वरना ऐसे तो तुम बोलो पहले भी ग्राउंड पे था अभी भी ग्राउंड पे, तो बोलो जीरो हो गई फिर तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आप यानी जो मुझे डिफरेंस नजर आया ना ओ लेवल्स और ए लेवल्स में, वो यही नजर आया कि ए लेवल्स में ना ये ओरिएंटेशन ही चेंज कर देते ऑब्जेक्ट। तो ओ लेवल्स में ये प्रॉब्लम नहीं थी, आप टॉप टू टॉप भी देख लेते थे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ओ लेवल्स में एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल वो अभी ये ग्राउंड है, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, थोड़ी देर बाद वो ऑब्जेक्ट यहाँ चला जाता है। अब आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। आप चाहो तो इसके बॉटम से इसके बॉटम का डिस्टेंस निकाल लो, वही आएगा। आप चाहो तो टॉप से टॉप का डिस्टेंस निकाल लो, तब भी कोई मसले की बात नहीं। आप चाहो तो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस निकाल लो, तब भी कोई मसले की बात नहीं। समझ रहे हो आप मेरी बात? बट अगर प्रॉब्लम ये है, अगर प्रॉब्लम ये है कि मैं ना जरा अलग से बना के दिखा देता हूँ। Can you just explain the point again that why have you subtracted हाँ हाँ, by मैं 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 आपको ln? एक चीज समझा। देखिए देखिए, ओ लेवल्स में क्या होता था, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट थोड़ी देर बाद यहाँ आएंगे, ठीक है। अब मुझे निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब डेल्टा एच यानी कितना इसका हाइट चेंज हो, मैं कैसे निकालूं? मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। या तो मैं ये देखूं ऑब्जेक्ट बॉटम से बॉटम कितना ही है, यानी पहले बॉटम ऑफ द सरफेस यहां था, अब यहां आ गया, कोई मसले की बात नहीं। आप चाहें तो टॉप से टॉप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो सेंटर से सेंटर भी कर सकते हैं। ये सारे तरीकों से आपका डेल्टा एच की वैल्यू सेम आएगी, ऐसा ही है। अच्छा, अब ए लेवल्स में क्या करते हैं ये कहते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऊपर चला गया और ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाके ऐसे हो गया। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो। अब ना आप अगर आप बॉटम से बॉटम निकालेंगे तो भी गलत है, अगर आप टॉप से टॉप निकालेंगे तो भी गलत है। अब तरीका क्या होगा कि आप सेंटर से सेंटर निकालेंगे, कि भाई पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे था, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर आ गया। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये होगा आपका डेल्टा एच। इससे कभी आपका गलत आंसर नहीं है। ये बात समझ आ गई सबको? बेटा डू यू अंडरस्टैंड दिस? अभी कोई किसी ने पूछा था ना। तो इसी क्वेश्चन में ना पहले आपका लिक्विड यूं था, तो उस वक्त आपका सेंटर ये था,
तो अगर पूरी हाइट थी h, तो सेंटर ग्राउंड से कितना था, h/2 पे था। फिर आपका लिक्विड यू हो गया, तो आपका जो सेंटर है ना, यानी पहले आपका सेंटर यहां पर था और अब आपका सेंटर यहां पर आ गया, तो ये वो डेल्टा एच है जिससे आप पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालोगे। दिस इज h/4। Am I able to make myself clear to all of you? ठीक है ना? अच्छा, अब एक और बड़े मजे की चीज, दिस इज वन ऑफ माई ऑल टाइम। आप में से कितने लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किया? असल में जी इसलिए नहीं यूज किया था कि मुझे पूरा वेट ही दिया हुआ है ना 500, ये पूरे mg के बराबर है 500। वेट का मतलब सिर्फ मास नहीं दिया हुआ ना, पूरा वेट ही दिया हुआ, तो mg की जगह पूरा 500 लिख दिया। अच्छा, मुझे पता है आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन ट्राई किया, ईमानदारी से बताएं। Because if you have not tried this, then there is no point of explaining this question today, क्योंकि आपको मजा ही नहीं आएगा जब तक कि आप खुद ना ट्राई करो और आप फ्रस्ट्रेट ना हो जाओ ना इस क्वेश्चन में। एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैं कल की क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू हैव नॉट ट्राइड इट। ठीक है, प्लीज मेक श्योर कि आप ये वाला क्वेश्चन जरूर घर पे ट्राई करो, फिर मैं इसको कल एक्सप्लेन करूंगा, सही है? बिकॉज थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, थोड़ा सा ज्योमेट्री अच्छा क्वेश्चन है। एंड माई सिंपैथीज फॉर दोस्त जिनके साल में क्वेश्चन पूछा गया। सब कुछ थोड़ी सी बात करते हैं पावर के ऊपर, फिर वापस आ जाएंगे हम एनर्जी कन्वर्जन की डिस्कशन के ऊपर। सबने ओवल से पढ़ा था भाई, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क या एनर्जी डिलीवर्ड। ओके, एवरेज पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी आसान भाषा में ये पावर हमें ये बताता है कि एनर्जी कितनी तेजी से कंज्यूम हो रही है या वर्क कितनी तेजी से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ पर्सन who reaches the top of the floor or top of a building from the ground, and there's another person of the same mass, वो भी ग्राउंड से टॉप पे चला जाता है, दोनों ने सेम हाइट कवर किया, दोनों की सेम पोटेंशियल एनर्जी का गेन है, लेकिन एक बंदा लेट से 1 मिनट में चढ़ गया और एक बंदा जो 10 मिनट में चढ़ रहा है, तो जिसने कम टाइम लिया है ना, जिसने कम टाइम लिया है उसकी पावर ज्यादा है। ओके, यानी जो तेजी से एनर्जी गेन कर रहा है या एनर्जी लूज कर रहा है या जिसमें चेंज ऑफ एनर्जी तेजी से आ रहा है, इसका मतलब उस सिस्टम में पावर ज्यादा है। अगर किसी सिस्टम पे कांस्टेंट फोर्स एक्ट करती है और वो सिस्टम वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है बाय एन अमाउंट s इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और लेट्स से आफ्टर टाइम t वो डिस्टेंस s कवर करता है, तो पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, सबने पढ़ा हुआ वो लेवल्स में, और वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। ओके, और नीचे वाला टाइम एज इट इज। अगर मोहब्बत भरी निगाहों से देखें तो ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना, ये क्या बताएगा? ये वेलोसिटी बताएगा। तो मैं f एज इट इज और ये इस s अपॉन t की जगह v लिख सकता हूं, तो पावर किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स इनटू वेलोसिटी के। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की आप इंस्टेंटेनियस पावर निकालना चाहते हैं, ये नई इक्वेशन है, ये आपने वो लेवल्स में नहीं पढ़ी होगी, व्हिच इज सिंपल, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड देन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो इस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह मैंने v लिख दिया, तो पावर बराबर हो गया फोर्स इनटू वेलोसिटी के। ओ लेवल्स में आई एम प्रीटी श्योर आपने ये इक्वेशन नहीं पढ़ा होगा, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। सही है? यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, व्हिच इज 1 जूल पर सेकंड। ठीक है, जरा ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा जल्दी से। सब कुछ
फोर्स इंटू वेलोसिटी। जल्दी बोलो भाई। अगर कुछ हो जाए भाई, बात सारी सीधी सी है कि पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। आपको फोर्स भी दी हुई है और वेलोसिटी भी दी हुई है, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट द फोर्स एंड वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन। तो आई थिंक दैट अब मेरे ख्याल से आपको आदत हो गई होगी कि आप क्या करो, आप कुछ नहीं करो, इस फोर्स के दो कंपोनेंट बना दो, 12 cos 30, 12 sin 30, एंड आई थिंक वी ऑल नो कि हम कौन से फोर्स यूज करने वाले हैं। जब पावर निकालनी है तो पावर निकलता है वर्क डन अपॉन टाइम से ना। वर्क निकालने के लिए, पावर निकालने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सेम डायरेक्शन में होना जरूरी है। So yes, the equation is simple. Power is force into velocity. Force is 12 cos 30, whereas your velocity is 2. So the answer is 20.8. So B is the correct option. Okay. कुछ ये मिटा देंगे। समझ आ रहा है? Okay. There is no use of 15 Newton. It's because this force is perpendicular to the velocity. ना आपका ऑब्जेक्ट यू मूव कर रहा है और ये वाली फोर्स बिल्कुल परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर फोर्स के लिए वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो, जाहिर है पावर भी जीरो है। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम ना, तो अगर वर्क डन ही जीरो है तो पावर भी जीरो ही हो जाएगी ना। बेटा समझ पा रहे हो आप सारे? अगर कुछ हो गया। अच्छा, अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एनर्जी कन्वर्जन की डिस्कशन है, उसको बड़े गौर से देखिएगा। एक एक है ओ लेवल वाली जिंदगी, पहले जरा उसे क्विकली रिकॉल करते हैं। ठीक है भाई, आपके पास एक बॉल थी, आपने उसको ऊपर ना हवा में फेंक दिया, ठीक है, एंड लेट्स से देयर इज नो रेजिस्टिव फोर्स। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटी थ्रो करते हैं, तो ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ स्पीड देते हैं आप उसको, यानी उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है जिसके साथ आप उसे ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं। ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, डिसेलरेट करता है, काइनेटिक एनर्जी लूज करता है। द बॉल लूजेस काइनेटिक एनर्जी एंड द बॉल गेन्स पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स से आपने 400 जूल्स की काइनेटिक एनर्जी के साथ ऑब्जेक्ट को ना ऊपर फेंका था, सही है? So when the object reaches the maximum height, na? So when the ball reaches the maximum height, आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी because the object comes to rest. सबको पता है, काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा था, मैक्सिमम हाइट पे जाके डिसेलेरेट करते करते स्पीड जीरो हो जाती है, बॉल रेस्ट पर आ गई। मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम होती है, ओके? एंड if there are no resistive forces, then what you should expect is कि आपकी जो 400 जूल की काइनेटिक एनर्जी, ये जो आपकी 400 जूल की काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो एट मैक्सिमम हाइट यू शुड एक्सपेक्ट all of the kinetic energy to be converted into potential energy, and you should expect a value of potential energy equal to 400 joules at the top. This is when there is no resistive force, okay? So when air resistance is negligible, so during upward motion, loss of kinetic energy is equal to gain in potential energy, okay? Similarly, during downward motion, you again lose potential energy and you gain kinetic energy. And loss of potential energy is equal to gain in kinetic energy, ठीक है? ये है आम जिंदगी जो आपने ओ लेवल्स में बहुत पढ़ी हुई है। ये भी इस्तेमाल होती है, ऐसी बात नहीं है, ए लेवल्स में ये भी यूज होगा। बट अब हम बात करेंगे मेंटोस जिंदगी पर। वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास था लेट्स से 0.25 kg, ओके? और उसकी स्पीड थी 50 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, जिसके साथ इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया गया था।
आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करता है, पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है. लेट्स से व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन, व्हेन इट वाज एट द ग्राउंड, उस वक्त काइनेटिक एनर्जी वाज हाफ mv स्क्वायर. ओके, so the mass is 0.25, speed is 50. So the object has a kinetic energy of 312.5 joules, right? So if there is no resistive force, I should expect all of this kinetic energy to be converted into potential energy when the object reaches the maximum height. अगर ऐसा हो जाता है तो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए 312.5, मास वही 0.25, जी की वैल्यू वही 9.81 h as it is. तो इसका मतलब उसूलन if there were no resistive forces, the object should have achieved a maximum height of 127.4 meters. ऑब्जेक्ट की जो हद ऊंचाई होगी वो 127.4 meters होनी चाहिए. लेकिन लेट्स से बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस, ऑब्जेक्ट जो मैक्सिमम हाइट अचीव करता है, let's say that is just 90 meters. So if there were no resistive forces, I was expecting it to achieve a height of 127.4 meters. But in practical, it achieved a height of only 90 meters. Do you understand this? So this is the height achieved when the air resistance is negligible, but in practical, the object just achieved a height of 90 meters. ठीक है भाई? This is the height achieved when the air resistance was present. Okay. चलो जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, लेट्स से इट वाज पॉइंट बी, उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी व्हेन इट वाज एट द मैक्सिमम हाइट? तो उसकी हाइट 90 मीटर्स थी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0.25, जी की वैल्यू 9.81 एंड द हाइट इज नाउ 90 meters. Okay, that is 220.7 joules. So जब बॉल को ऊपर थ्रो किया गया था उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी थी 312, बट जब बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी 312 नहीं है, रादर उससे कम है, 220.7 है. So there is a difference. वो बाकी एनर्जी कहां गई? That energy is lost in doing work done against resistive force. वही एटमॉस्फेयर में, कि जब एटमॉस्फेयर था और रेजिस्टिव फोर्सेस थी तो उसकी वजह से वो वर्क कर रहा था अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में हीटिंग हो रही थी जिसकी वजह से इसने अपनी एनर्जी लूज की. तो इसने कितना वर्क किया है ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्सेस और अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस? 312.5 जूल्स की एनर्जी के साथ आपने इसको फेंका था ऊपर जाके. पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई ना मैक्सिमम हाइट पे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 312.5 नहीं हुई बल्कि 220.7 हुई. तो जो डिफरेंस आ रहा है ना 91.8 जूल्स का, ये सब का सब कहां चला गया? दिस इज ऑल वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स. क्या यहां तक आप सबको मेरी बात समझ में आती है? जल्दी जल्दी बताएं यस या नो. आर यू ऑल विद मी? सारे होश वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब अगर कोई मुझसे कहता है कि अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक जब अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स ये वर्क कर रहा था तो कितनी एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रही थी? तो मुझे पता है ये 91.8 जूल्स का जो डिफरेंस आया ना, दिस इज माय वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस.
Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Sorry, I got disconnected from the iPad. Can you all hear me now? Okay, thank you for your patience, guys. Achha, now, so there is a question. A cannonball hai, yeah, cannon hai, which fires a shell vertically upward. The shell leaves the cannon with a speed of 80 meters per second. एक कैन को ऊपर फेंका गया, उसकी स्पीड 80 मीटर्स पर सेकंड थी और उसकी काइनेटिक एनर्जी थी 480 जूल्स. ठीक है, फिर वो ऊपर गया तो 210 मीटर की मैक्सिमम हाइट पे गया. एयर रेजिस्टेंस इज सिग्निफिकेंट. ओके, इट्स नॉट नेग्लिजिबल. पहले तो कह रहा आप मास निकाल दो कैनन का ना. आई डोंट थिंक शेल का मास निकालना इतना मुश्किल काम होगा. वो भी निकालना नहीं है, प्रूव करना है. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर. So the kinetic energy is given to you as 480 joules. Half as it is mass आपको determine करना है. M as it is speed is also given to you as 80 meters per second. Square as it is. तो यहाँ से आप M को subject बना लीजिएगा. आपका आंसर आ जाएगा 0.15 kg. ठीक है भाई. अब मैं आपके आगे ये 3 छोटे छोटे पार्ट्स रख रहा हूँ. जल्दी से इसको सॉल्व करो और अपने अपने आंसर सेंड करो. हाँ जी, आंसर तो आना शुरू होगा हमारे पास. तीनों पार्ट हो गए. पहला हुआ है अभी. जल्दी जल्दी. डिफरेंस निकाल लो. देखो, आपका ऑब्जेक्ट ने कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाला. दैट इज सिंपली mgh. ओके, सो कितना हाइट अचीव किया वो आपको दिया हुआ है. मास आपने निकाल लिया है, तो मास is 0.15, g is 9.81 एंड हाइट कितना अचीव किया वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 210 मीटर्स. तो आई थिंक दूसरा पार्ट तो बिल्कुल ही बच्चों वाला पार्ट है. अब सीधी सी बात है, आपने ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंका था 480 जूल्स की काइनेटिक एनर्जी के साथ फेंका था. बट जब ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी 480 नहीं है बल्कि 310 है. तो बाकी कहाँ गई? बाकी इज यूटिलाइज्ड इन वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस ना, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. सो वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस अगेंस्ट फ्रिक्शन इज 480 minus 310.
which is 170 joules. समझ रहे हो आप मेरी बात? फिर क्या रहा है, एवरेज फोर्स निकाल दो, वही वाली बात है। अब आप वर्क डन यूज करोगे F into D, कितना वर्क डन हुआ है 170 जूल्स का, जो भी डिफरेंस है ना वो जाहिर है फ्रिक्शन में या रेजिस्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क डन करने में जाया हो गया। F इज योर रेजिस्टिव फोर्स, डिस्टेंस कितना कवर हुआ, वही 210 मीटर। आंसर इज 0.81 न्यूटन। Sir, how come friction is equal to the air resistance? Can you please explain this point? Actually this is actually a mistyping. This should not be written as friction, इसको resistive force ही बोलना चाहिए। अब resistive force वैसे is a subset of friction, but it should be, मतलब यहाँ पे बेहतर है कि हम resistive force ही लिखते हैं तो वो बेहतर है, कि friction से आपको confusion हो सकती है, because there is nothing sliding तो वो like, ठीक है, समझ आ गई बात? Are we all clear till now? सबका ये आंसर आ रहा था? फिर एक और क्वेश्चन देता हूँ। ये क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। अच्छा भाई, क्या आंसर है? बी। तो अब देखिए, आपकी कार है भाई, 500 केजी की कार है, जो कि अभी 30 मीटर्स की हाइट पर। 30 मीटर देखने में छोटा लगता है, बट एक्चुअली 30 मीटर बहुत हाइट होती है, सही है। तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी भाई? मास इज 500, जी इज 9.81 और हाइट इज 30 मीटर्स, ठीक है। तो 147,150 जूल, सब्सटैंशियल पोटेंशियल एनर्जी। जब ये नीचे आया ना इस वक्त, 30 मीटर्स नीचे आने के बाद, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो, क्योंकि इसकी स्पीड 11 है, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। तो मास इज 500, स्पीड इज 11 स्क्वायर, ओके। तो नॉट ऑल द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ओके। ह्यूज डिफरेंस, यानी कहां 1,47,000 से सिर्फ 30,000 ही, यानी पोटेंशियल एनर्जी तो 1,47,000 जब ये ऊपर था, और नीचे काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई है? सिर्फ 30,000। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? बिकॉज जाहिर सी बात है, ये जब स्लाइड करता बाहर है ना, तो देयर आर रेजिस्टिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन द वे। फ्रिक्शन हो गया, और भी दूसरी रेजिस्टिव फोर्सेस होंगी, तो उनको वर्क डन करने में आपकी एनर्जी डिसिपेट हो गई। तो आप बस को माइनस कर दो, यू विल बी लाइक 11690, जिसको हम ऐसे 1.2 राउंड ऑफ कर सकते हैं, एक्सपोनेंट 5। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वो जो भी डिफरेंस आ रहा है ना, दैट इज योर एनर्जी डिसिपेटेड और योर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन।
ऑन एवरेज तकरीबन 1.25 मिनट, फ्यू सेकंड्स लेस देन 2 मिनट्स। ये मुश्किल है, शर्म आ रही है तुम्हें, ये तो बहुत बच्चों वाले सवाल है, प्रैक्टिस के साथ होगा। देखो लाइक एमसीक्यू में जिसको भी टाइम लग रहा है ना, अभी इस चीज की इतनी टेंशन ना लो। लाइक अभी तुम लोग जब मिड टर्म के लिए प्रिपरेशन करोगे ना, तुम लोग पता है क्या करना। हाँ बड़ा अच्छा तुमने सवाल पूछा है, तुम लोगों को आइडिया दे दूं भाई। देखो कल ना हमारी लाइक इंशाल्लाह आखिरी क्लास होगी, और हम कल की क्लास में इसके पास करेंगे, थोड़ा सा एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर लेंगे। अभी हमारा वर्क एनर्जी पावर ना कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, जब आप मिड टर्म की प्रिपरेशन करो ना, तो उसमें एक एडवाइस है। एक तो आप लोग टॉपिकल्स प्रैक्टिस कर रहे होगे, लाइक टॉपिक बाय टॉपिक, वो जरूरी है जैसे जैसे टॉपिक खत्म हो। बट मिड टर्म से पहले आप पता है क्या करना, आप कोई एक ईयरली पेपर उठा लो, सही है, और लाइंस है ना उसकी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। अच्छा, फिजिक्स में शायद सबसे अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई होती है टॉपिक की। जैसे केमिस्ट्री में आप देखेंगे कि एक ही टॉपिक के अंदर 4 टॉपिक घुसा हुआ, बट फिजिक्स काफी अच्छा खासा आपको नजर आएगा। एक क्वेश्चन प्योरली बेस यूनिट का है, फिर एक क्वेश्चन टर्निंग इफेक्ट का है, फिर एक क्वेश्चन मेजरमेंट का है, फिर एक क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का है। तो आप पेपर 1 उठाओगे ना, तो तकरीबन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 18, 19, 20 क्वेश्चन तक आप देखेंगे वर्क एनर्जी पावर तक ही डिस्कस हुआ होगा, यानी उसमें काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, फोर्सेस, यही सब नजर आएंगे आप। तो आप एक पेपर उठाओ और उसको लाइन से सॉल्व करना शुरू कर दो। जैसे ही अनलेस कि आप उस टॉपिक पर पहुंच जाओ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाए या वेव्स स्टार्ट हो जाए या डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए, जो आपने नहीं पढ़ा हो, तो उसके बाद आगे सॉल्व नहीं करना उस पेपर को, फिर दूसरा पेपर उठा लो। उस प्रैक्टिस से फायदा ये होता है कि आप एक वक्त में ना डिफरेंट टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना सीखते हैं। बिकॉज जब आप टॉपिकल कर रहे होते हैं ना, अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है, अभी आपने उसको पढ़ा है, उसके सारे फॉर्मूलाज भी आपके दिमाग में, तो आप आसानी से सॉल्व करते हो। जब आप सारे एक साथ करते हो ना, फिर आपको समझ आता है कि एक्चुअली ये मिक्स तो नहीं हो रहे, और आप प्रॉपर्ली सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पा रहे हो। अच्छा, जब आप सॉल्व करने बैठोगे ना, पहले 18-20 क्वेश्चन, तो पेपर में आते हैं 40 क्वेश्चन, जिसके होते हैं 1.25 घंटा, 1 आवर 15 मिनट्स। आपसे 1 आवर 15 मिनट में 18 या 20 एमसीक्यू हो जाए ना, बड़ी बात होगी। यानी शुरू में आप इतना स्लो जा रहे हो, बट परेशान नहीं होना। आप जब सॉल्व करते रहोगे ना, एक पेपर सॉल्व किया, दूसरा पेपर सॉल्व किया, तो आप देखोगे कि आपका टाइम खुद ब खुद रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ये जो टाइम रिड्यूस होना है ना, ये प्रोसेस को इतना मुश्किल काम नहीं है। ये सिर्फ इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। पहले फेज में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, सॉल्व करना सीख लो, भले 5-5 मिनट लगेंगे एमसीक्यू में, फिर देखना वक्त के साथ तुम्हें ऐसा लगेगा चीजें रिपीट हो रही है। बट वो लेवल आने में टाइम लगता है ऑब्वियसली, यानी उस लेवल तक पहुंचने में कि आप 1 घंटा 15 मिनट में पूरे 40 एमसीक्यू करके बाहर आ जाए, बिकॉज दिमाग भी थोड़ा सा ड्रेन होना शुरू हो जाता है। यानी 15-20 एमसीक्यू करने के बाद ना एकदम ऐसा लगता है दिमाग बंद होना शुरू हो गया, तो उसका भी एक इफेक्ट आना शुरू होता है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, प्रैक्टिस के साथ साथ आराम से आप देखेंगे कि आपका स्कोर भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा और आपका टाइम भी कम लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब एक बड़ी अहम चीज है, वो ये कि कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैं आपको होमवर्क में देना चाहूंगा। वो क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेंगे, जो मैंने आप लोगों से ड्राइव का एक्सेस शेयर किया हुआ है ना, जब आप शेयर्ड पे जाएंगे ना, तो आप क्या होगा, एएस फिजिक्स बाय सर फैजान पाशा। जब आप नोट्स पे जाओगे ना, तो वर्क एनर्जी पावर पे जब आप जाओगे, तो आपको ये सारे स्क्रीनशॉट्स मिलेंगे। जैसे ये सारे क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किए ना, ये भी आपको वहां पे आराम से मिल जाएंगे। जो बाकी क्वेश्चन थे ना, आप देखोगे कि जैसे मैंने एक एक स्क्रीन पे आपको अनसॉल्व मिलेगा, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आपको उसकी वर्किंग मिलेगी, समझ लो। तो आप ना उसको ट्राई करना क्वेश्चंस को बिफोर द नेक्स्ट क्लास, ताकि हम जो भी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करें ना, आई वुड वांट कि आप एक बार पहले से उसको ट्राई करके बैठे हो, तो आपको ज्यादा मजा आएगा समझने में, रादर देन के कल हमारी ऑनलाइन क्लास, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। कल हमें बस जिस चीज को डिस्कस करना है, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो एफिशिएंसी का है, और वर्क एनर्जी पावर की और 5 पेपर क्वेश्चंस करके
ये चैप्टर कल इंशाल्लाह हम खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।